तो उसके लिए हम आज पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। कि नॉर्मलाइजेशन का यूज करके जो टेबल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी रिलेशन या टेबल में से डुप्लीकेसी और रेडिडेंसी हटाया जाता है। यानी नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो टेबल के अंदर से डुप्लीकेसी को रिमूव करती है, हटाती है। जैसे कि कोई एक टेबल है, उस टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उस नॉर्मलाइजेशन का यूज करके उन सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन होगी। इसके बाद में जो इसके प्रकार हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो एक साइंटिस्ट था बीएफ कोड, उसने क्या है कि ये सब नॉर्मल फॉर्म जो तरीके हमें बताए कि किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को आप फर्स्ट एनएफ भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो कोई भी एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की शर्त को जब पूरा कर लेती है, यानी कि कोई एक टेबल के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो टेबल है ये क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को की जो शर्त है उसको पूरा करती है या नहीं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल वही मानी जाएगी जो इसकी शर्त को पूरा करेगी। तो इसकी शर्त क्या होगी कि टेबल के प्रत्येक सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी एक सेल एक बॉक्स के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब एटॉमिक मतलब छोटी से छोटी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर स्टूडेंट आईडी है, नेम और सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो सकता है और स्टूडेंट नेम है यानी कि मोदी, ठीक है, और सब्जेक्ट है उसका C++ और DBMS, ये इसके सब्जेक्ट हैं। दूसरे नंबर पर हम एक दूसरा स्टूडेंट लेते हैं सोनिया, और यहां पर जावा, और बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इस टेबल को चेक करो तो इस टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो कॉलम है सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट में आपने एक एटॉमिक वैल्यू का यूज नहीं कर रखा है, यानी एक ही कॉलम के अंदर आपने दो वैल्यू को स्टोर कर रखा है। तो ये जो सब्जेक्ट है, नेम है, एसआईडी, ये तो है एट्रीब्यूट, और इन एट्रीब्यूट के अंदर ये है आपका एट्रीब्यूट का जो मान है। एट्रीब्यूट का जो मान होता है वो एक सेल के अंदर एटॉमिक होना चाहिए, यानी कि सिंगल ही होना चाहिए। अदरवाइज वो जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशंस होती है, शर्त होती है, उसको पूरा नहीं करती है। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की शर्त को पूरा नहीं कर रही। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, बट मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता के क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो कई तरीके से हम कर सकते हैं इसको, बट ज्यादा जो बेस्ट तरीका है वो यही होगा। एसआईडी, यहां पे नेम आ जाएगा और सब्जेक्ट। तो यहां पे SID1 मोदी और C++, नेक्स्ट 1, फिर अगेन मोदी, और क्या आ जाएगा? DBMS, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर पर जावा, और 2 नंबर पर फिर सोनिया,
और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टेबल, ये एक स्टूडेंट टेबल है, तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि जो ईच सेल है उसमें एटॉमिक वैल्यू है। तो दिस टेबल जो कंडीशन फुलफिल कर रही है किसकी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोल रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल सेल सिंगल वैल्यू। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आगे समझ में, ये होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब बात करते हैं दूसरे नॉर्मल फॉर्म की, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। अब यहां पर आप कोई की एट्रीब्यूट देख सकते हो क्या? की एट्रीब्यूट का मतलब कि ऐसे वैल्यू जिसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो यूनिक होंगी। देखो सेम हो रही है, सेम हो रही है, सेम वैल्यू है, यहाँ पे नहीं है ना, तो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जिसकी वैल्यू सेम होगी। नहीं है ना इसके अंदर, देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी ये अलग है, बट एक सेम भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, ये तो चार ही और भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एक कॉलम ऐसा नहीं है जो अलग अलग वैल्यू हो जिसकी, और जिसको हम की एट्रीब्यूट बना सकें। तो चलो ये तो अलग की बात है, बट आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपको यही था कि ईच कॉलम के अंदर ईच वैल्यू ही स्टोर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। जो दूसरा टॉपिक है अपना सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इसको हम बोलेंगे 2NF। क्या बोलेंगे? 2NF। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट का नाम मैं ले रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा ना एट्रीब्यूट क्या है, यानी कॉलम का नाम। यहाँ पे SID ली थी या फिर रोल नंबर लिया था, नेम लिया था, वो क्या सारे एट्रीब्यूट है। मान लीजिए आपके पास A एट्रीब्यूट है और B एट्रीब्यूट है, C और D, चार कॉलम आपके पास क्या है, चार कॉलम है। और इन चार कॉलम में जो तो चार कॉलम है ABCD, ये क्या आपके एट्रीब्यूट। अब इन एट्रीब्यूट में मान लीजिए कुछ इनकी जो वैल्यू है और वो सेम है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, और ये है आपका A, और ये भी है A, और यहाँ पर भी कुछ और वैल्यू हो सकती हैं XY और YY, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी। बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉलम हमें मिले जिसको हम की एट्रीब्यूट बनाएं। जैसे कि ये हो सकता है कि भी आप क्लास में बच्चे बैठे हैं, आपके जो रोल नंबर है वो तो सबके अलग हैं, एक क्लास में एक ही नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, और एक ही जो मार्क्स है वो कई बच्चों के आ सकते हैं। तो ऐसे खूब सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने। बट जो रोल नंबर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा राहुल 5 रोल नंबर वाला है, 6 रोल नंबर वाला, ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जो रोल नंबर होगा ना, उसकी वजह से हम दूसरे डेटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी रोल नंबर पर सारी इंफॉर्मेशन डिपेंड रहती है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो यहां पर जो डिपेंडेंसी की बात करते हैं वो क्या होती है, देखो इसमें कुछ ऐसे कॉलम हैं जो मतलब यूनिक है, कोई जरूरी नहीं है, यहां पर वापस एक हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब एक से नहीं अपना काम चलता तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम को एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट बना लेंगे। जैसे रोल नंबर है जो सबसे अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम की एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? प्राइम की एट्रीब्यूट। बट यहां पर प्राइम की एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो सेम, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम हो सकता है, इसमें भी सेम हो सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को बना लेंगे कि देखो रोल नंबर एक और जिसका नाम ए है, या फिर रोल नंबर नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, एक जिसके पास है उसका ए है, उसकी जो वैल्यू है वो एक्स है, ठीक है। यहां पे एक बी की जो वैल्यू होगी वो, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो एट्रीब्यूट को मिलाकर एक प्राइम की एट्रीब्यूट बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट की। क्या बना बोलते हैं? कंपोजिट की। तो कंपोजिट की भी क्या होती है, आपकी प्राइम की एट्रीब्यूट। तो यहां पर ए और बी है, यानी कि ए और बी है, यहां पर क्या हो गए आपके, दोनों मिलकर हम एक बनाते हैं, तो ये तो हो गए प्राइम की एट्रीब्यूट। क्या हो गए? प्राइम की एट्रीब्यूट। कौन कौन? ए और बी।
इट मींस ये है कि जो सीओडी की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड है, ए और बी पर डिपेंड है। ठीक है, इनकी वजह से हम सी डी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो होता है अच्छी बात, मतलब ठीक है ऐसा हो सकता है। बट कई बार ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, इसके अंदर जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ने क्या कहा था कि वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, बट ये इसकी दो शर्त हैं। पहली शर्त कि टेबल आपकी फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए, फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, ये बोल रहा है कि जो आप टेबल यूज करेंगे इसमें पार्टिशियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्टिशियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिशियल डिपेंडेंसी क्या होती है, अब ये पार्टिशियल क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, अब अगर ये C है, मान लीजिए इस C की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको ए बी के पास जाना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, यानी C की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आपको A और B की वैल्यू को जानना जरूरी है, तभी आप वैल्यू क्या करेंगे, C की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बट अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो D है ना, ये C और D क्या है, आपके नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट। ये तो A और B तो क्या है, प्राइम की एट्रीब्यूट, और ये क्या है, नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट। जब कोई नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट प्राइम की एट्रीब्यूट के एक पार्ट पर डिपेंड होता है, दैट इज पार्टिशियल डिपेंडेंसी। समझ गए ना, कि भाई नॉन प्राइम की किस पे डिपेंड है, एक प्राइम की के एक पार्ट पर डिपेंड है, कि भाई डी की वैल्यू जाननी है आपको, तो ए से कोई मतलब नहीं है, बी का अगर पता आपको तो आप डी की वैल्यू पहचान सकते हो। ठीक है, तो बट ये तो क्या है, एक प्राइम की एट्रीब्यूट है ना दोनों ही, बट ये किस पे डिपेंड है, एक पार्ट पर डिपेंड है। तो पार्ट पे डिपेंड है तो ये क्या होगी, पार्टिशियल डिपेंडेंसी है। और सेकंड एनएफ क्या कहता है कि ऐसी टेबल के अंदर पार्टिशियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर उस एग्जांपल को करके देखते हैं कि पार्टिशियल डिपेंडेंसी कैसे है और किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं अपन। मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं एग्जामिनेशन की, एग्जाम नाम से एक टेबल बनाता हूं, और इसके अंदर लिखता हूं सबसे पहले कोर्स आईडी, कोर्स आईडी या फिर सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी लेते हैं, और एक लेते हैं इसकी डेट, यानी एग्जाम की सब्जेक्ट आईडी की एग्जाम की डेट कब है, तो वो डेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट आईडी का, सब्जेक्ट का नेम क्या है, सब्जेक्ट का नेम, और एक क्लास की बात हो रही है मान लीजिए, तो एक क्लास में कितने बच्चे अब प्रेजेंट आएंगे तो वो सीट हो जाएगी, और वो सीट कितनी बचेंगी, रिमेनिंग सीट हो जाएंगी, यानी कि अब्सेंट बच्चे। और कौन से रूम में उनकी एग्जाम होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा रूम नंबर, और उस रूम में टोटल बच्चे कितने बैठ सकते हैं, तो रूम कैपेसिटी। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना दी। अब यहां पे सब्जेक्ट आईडी लेते हैं, मैं लेता हूं यहां पे CL। ठीक है, CL। ठीक है, अब डेट है इसकी 1 तारीख 1 और 98 को एग्जाम है इसकी। ठीक है, ये कोई भी डेट लेते हैं, ठीक है ना। अब CL यानी कि अब CL तो कोड है ना, अब CL कोड है, अब इसका नाम क्या है, पूरा है C लैंग्वेज, C लैंग्वेज। ठीक है, एक लेते हैं JP। अब JP की जो एग्जाम होगी वो 2, 3, यानी इसी के आगे की डेट ले लेते हैं, 1 के बाद में 2 तारीख को होगी, और वो होगी। ठीक है, और इस JP का नाम है जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर है DBMS की जो एग्जाम होगी वो होगी 1/1/98 को ही होगी,
और ये है आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और हम लेते हैं पीपी यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग। इसकी जो डेट है वो 3/1/98 को होगी, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये तो था मैंने यहां पे डिटेल। अब सीट, अब क्लास की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक और ले लेते हैं, इसकी जगह आप CL ही लेंगे। भाई CL है, दूसरी बार एग्जाम हो रही है तो C लैंग्वेज। भाई ये 2 CL है तो ये हो सकता है कि CL इसको भी है और इस तारीख को भी है। ऑप्शन आपको किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, अलग अलग पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर बात करते हैं सीट की। इस रूम में 15 बच्चे आएंगे, इसमें जैसे कि कोई भी 45 है, फिर अगेन 50, और यहां पर आप कर सकते हैं 42। ठीक है, रिमेनिंग सीट कितनी सीट है? 5 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर यहाँ पर 5, अगेन यहाँ पर हो सकता है 30। ठीक है, और ये हो सकता है 7, 8। ठीक है, 8 है। और रूम नंबर है 101 है, 102 है, और यहाँ पर हम बात करते हैं 103 की, अगेन 101 है। और यहाँ पे ये आपका रूम कैपेसिटी, ये कि टोटल रूम में कितने बैठ सकते हैं भाई। अब इसमें अभी सीट कितनी है इसके अंदर, देखो 4 या 12, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12। ठीक है, अब रूम सीट यानी कि इसमें जो बच्चे आएंगे यानी कि 5 ही आ रहे हैं सीट, और सीट या रिमेनिंग सीट यानी कि 15 बच्चा तो आ रहे हैं, और जो 5 बच्चे अभी आए नहीं, 5 बच्चे और आ सकते हैं। और 101 रूम नंबर है, और इसकी कैपेसिटी क्या है, एक बार और टेबल डाल देंगे इसमें। तो टेबल कितनी कैपेसिटी हो सकती है इसकी, यानी कि इसकी कैपेसिटी 20 है, 20 में 15 टेबल हैं और 5 एब्सेंट रहेंगे। और ऐसे यहाँ पर 50 हो सकती है, और ये कितने हो सकते हैं आपके 45। हाँ, अरे 45 है क्या? ठीक है, तो क्या होगा इसमें। तो इस तरीके से मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है, एक टेबल का एग्जाम्पल लिया। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं एक टेबल है। अब यहां पर हमें क्या देखना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर करना है। तो सबसे पहले इसकी पहली शर्त देखो, पहली शर्त क्या बोल रही है, ऊपर देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या, ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? क्यों नहीं है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है भाई। फर्स्ट नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि एक कॉलम में एक वैल्यू। तो ये मैंने लाइन नहीं खींची है, सारी लाइन है, मान के चलो लाइन। तो एक बॉक्स में एक ही तो कोड है, कोई डबल तो नहीं हो रहा ना, कोमा लगा के कोई दूसरा तो नहीं हो रहा ना। तो पहली शर्त पूरी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? दूसरा है पार्टिशियल डिपेंडेंसी। तो इसमें पार्टिशियल डिपेंडेंसी देखो, सबसे पहले पार्टिशियल डिपेंडेंसी देखने के लिए हम चेक करेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर प्राइम की एट्रीब्यूट कौन सा है। प्राइम की एट्रीब्यूट आप देखो कि क्या इसमें कोई एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट बनने के लायक है क्या? एट्रीब्यूट का मतलब ये कॉलम का नाम। तो प्राइम की एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। देखो सेम है, सेम है, सेम 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 सेम, इक्वल। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि प्राइम एट्रीब्यूट बनने के लायक है, नहीं है ना, सबके अंदर मिक्स है, तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम दो बनाएंगे, दो को मिलाकर बनाते हैं। मेरे को ये चेक करना है कि बताओ कि 15 जो स्टूडेंट आए वो कब आए और किसका पेपर था, कब आए थे। तो अगर मैं किसका पेपर था, 15 बच्चे आए थे तब आप बोलोगे किसका पेपर था? सी लैंग्वेज का। कैसे? डेटाबेस का भी तो है, नहीं फाइंड आउट कर रहे ना डायरेक्ट वैल्यू को। तो ऐसे बोलो कि देखो जहां पर कोड इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। अब देखो, अब फाइंड आउट हो जाएगा कि 15 बच्चे कब आए, जब सीएल तो कोड था, और 1/1/98 तारीख को जो परीक्षा हुई थी ना, उस दिन 15 बच्चे आए। और 15 कब आए थे? डीबीएमएस का भी पेपर था और ये डेट थी।
ठीक है। तो बट हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि इस दिन सीएल का भी था और डीबीएमएस का भी था और दोनों में सेम सेम बच्चे आए थे, तो दोनों का यूज करके वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं ना, एक से तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये क्या हो गई आपका प्राइम की एट्रीब्यूट, क्या हो गया प्राइम की एट्रीब्यूट। अब देखो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा, अकेले से काम नहीं चलता। कितने बच्चे बच्चे थे 5, कब बच्चे थे तो 1 1 98 को, तो 5 हो सकता है 2 1 को भी तो बच्चे थे, बोले नहीं इनका भी यूज करो, जे सीएल वाले दिन और जेपी वाले दिन, ठीक है। फिर ये तो 101 101, तो ये भी देखो क्या कर रहा है, 101 कब था 1198 और 3, बोले ये तो 2 डेट को है, तो बोले कि 2 डेट को अलग अलग पेपर कौन से थे, तो हम डेट को पता कर सकते हैं, इसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इनकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक ये बच गया, इसको और देख लेते हैं। सी लैंग्वेज का पेपर कब था 1 1 98 को, कोड क्या था, ठीक है। अब ये बताओ जो सी लैंग्वेज जो है इसका जो पूरा नाम लिखा है इस कोड के अकॉर्डिंग, तो क्या डेट के दिन ये चेंज हो जाएगा क्या? देखो सीएल का सी लैंग्वेज, ठीक है, क्या डेट से कोई फर्क पड़ रहा है? इसकी वैल्यू यानी सी लैंग्वेज का कोड क्या है, इसकी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? क्या डेट से कोई मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि डेट के दिन ये थोड़ी है कि भाई इस 3 तारीख को सी लैंग्वेज है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, नाम तो सेम ही रहेगा भाई, यहां सीएल का तो सी लैंग्वेज ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये देखो दोनों प्राइम की एट्रीब्यूट थे, बट इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ ये सब्जेक्ट आईडी के पास ही जाना पड़ेगा कि इसका कोड क्या है, या फिर इस सीएल का पूरा नाम क्या है तो इस पे पास आना पड़ेगा, ये डेट के पास नहीं जाएगा। बट और सारी इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए आपको दोनों किसका पेपर कब हुआ, इसका कोड क्या है ये, ठीक है। तो ये तो सी लैंग्वेज का कोड क्या है सीएल, तो सीएल से हमें पता कर सकते हैं इसका अब हुआ था, अब ये हुआ था पेपर, एक ही से पता कर सकते हैं ना, बार बार में थोड़ी देखना पड़ेगा सीएल के लिए प्रोग्रामिंग, सीएल के लिए प्रोग्रामिंग, सीएल का तो एक ही चीज है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो यहां पर मैं मेरे कहने का मतलब है ये यहां से यहां तक जो भी मेरे एट्रीब्यूट हैं वो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है, ठीक है। बट सारे जो एट्रीब्यूट हैं वो इन दोनों पर डिपेंड है, बट ये जो एट्रीब्यूट है ये इस प्राइम की एट्रीब्यूट के एक पार्ट पर डिपेंड है। तो पार्ट पर डिपेंड है, इट मींस यहां पर क्या है, पार्टिशियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, और पार्टिशियल जो प्रॉब्लम आती है, पार्टिशियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये जो टेबल है किसमें बन जाएगी, किसमें बन जाएगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की शर्त को पूरा कर लेगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको पूरा करने के लिए, इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए, जो यहां पर मिस्टेक कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उसको पकड़ेंगे और बाहर निकाल देंगे। कौन बदमाशी कर रहा है, ठीक है, अब इसको पकड़ो, यानी कि कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये बीच में कर रहा है ना, और किसके साथ में कर रहा है, ये बोले इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, बाहर करो इनको। चलो करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेशन जो मेथड है उसका यूज करते हैं। देखिए यहां पर एक मैं बनाता हूं सब्जेक्ट नाम से 2 कॉलम बनाते हैं, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम। अब क्या है सब्जेक्ट आईडी, सीएल सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, फिर क्या है जेपी जावा प्रोग्रामिंग, फिर क्या है डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर सीएल की लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों रिपीट करेंगे भाई, बस सी पहले से लिख दिया ना। अब देखो अब इसका काम क्या है, इसको मिटा दो यहां से, इसको मिटाओ, एक ही कॉलम बनाओ, हट गए ना यहां से, ये डेट का कॉलम। अब देखो हम पूछना चाहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का कोड क्या है, सीएल, जावा का सीपी, ठीक है। अब सीएल का नाम, अगर यह बोल रहा है कि सीएल का नाम क्या है,
भाई सीएल का नाम क्या है, तो आप जाओ सब्जेक्ट में इनका रिलेशनशिप बनाओ, सीएल के आगे सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अब ये जो सारी डिपेंड किन पे, इन पे डिपेंड है। जो पार्टिशियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम थी उसको टेबल ही अलग कर दिया हमने, उसको डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, ब्रेक कर दिया उसको, और अलग से टेबल बना दी। अब यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं है किसी पे, वो अलग डिपेंड है, ये सारी इस पे डिपेंड है, वो ये जरूरी इसके एक पार्ट पे डिपेंड नहीं है, और पार्ट पे डिपेंड नहीं होगी तो ये फॉर्म, ये टेबल और वो दोनों टेबल जो है ना किसकी शर्त पूरी करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की शर्त पूरी करेंगी, तो आपकी जो पार्टिशियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का यही है इसके अंदर, ये पहले तो सबसे पहले जो टेबल आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये होगी इसमें पार्टिशियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब आपको जोर नहीं आएगा, अब आपकी जो पूरी थी वो सारी जो कंफ्यूजन था वो सब मैंने मेरे हिसाब से सॉल्व हो गया है। अब जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो क्या करता है, सबसे पहले जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं अपन, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं 3NF, और यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो टेबल है फर्स्ट NF था तो यहां पे हम लिखेंगे ये जो टेबल है 2NF में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2NF में, और इसकी जगह ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। भाई तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है और इसको कैसे रिमूव करते हैं। देखिए अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया कि जो कोई नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट होता है वो प्राइम की एट्रीब्यूट के एक पार्ट पे डिपेंड होता है, तो वो होती है पार्टिशियल डिपेंडेंसी, और उसको हम डिवाइड करके, डिवाइडेशन एंड सेपरेट करके उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे। तो वैसे ही यहां पर होता है कि जब कोई नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट पर डिपेंड होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखिए ABCD ये चार आपके पास एट्रीब्यूट हैं, तो यहां पर ये C किस पे डिपेंड है, इन दोनों पे डिपेंड है, बट ये जो D है ना ये इस पे डिपेंड है, C पे डिपेंड है। बट यहां पे देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट डिपेंड है किस पे, इस पे डिपेंड है ना। अब क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कैसे करेंगे, टेबल को ब्रेक कर देंगे। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, आ गया ना समझ में। तो देखिए यहां पर देखिए रूम कैपेसिटी और रूम नंबर। अब रूम की कैपेसिटी क्या है, क्या वो इस डेट को बढ़ जाएगी, क्या इस CL के आने से कुछ कम ज्यादा हो जाएगी। रूम कैपेसिटी होगी वो क्या रूम नंबर पर डिपेंड होती है, न कि, देखो ये नॉन की एट्रीब्यूट है ना, ये किस पे डिपेंड है, ये रूम नंबर पर डिपेंड है, न कि इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो रूम कैपेसिटी के नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, तो आप क्या करेंगे, इसको रूम से अलग से एक टेबल बना देंगे, रूम, ठीक है, और इन दोनों को अलग कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे रूम नंबर और रूम कैपेसिटी, ठीक है। अब रूम नंबर क्या है 101, कितने हैं, फिर 101 में यहाँ पे 20 है तो इसको भी 20 कर दो, या फिर और कुछ भी है 20 ही कर दो, चलो जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गए हो आपके। 102 पे है 50 और 103 पे है 45, ठीक है, हो गया ना आपका। अब देखिए यहां पर क्या रिमूव करेंगे, क्या हटाएंगे, किसको हटाएंगे, इस रूम कैपेसिटी वाले कॉलम को यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो रूम नंबर 101 कैपेसिटी जानने के लिए जाओ, रूम नंबर 102 की कैपेसिटी यहां पे जाओ, और 101 के लिए वापस वही रिपीट करेंगे। तो इस हिसाब से जो नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड होता है, तो वो होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये थी आपकी 3 नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एक तीसरी आती है इसके बाद में, बायो कोड BCNF, BCNF इसका पूरा नाम होता है बायो कोड नॉर्मल फॉर्म, इसको हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, 3.5।
यानी ये 3 थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच की नॉर्मल फॉर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 3.5 यानी कि 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं बायोकोड। अब इसके अंदर क्या होता है, एक होता है टेंटेटिव डिपेंडेंसी, ठीक है, वो क्या होती है जब कोई प्राइम की एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट पे डिपेंड होता है। अभी तक तो सारा सिस्टम उल्टा था कि भी रोल नंबर पे डिपेंड होते हैं सारे, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है रोल नंबर पर डिपेंड न होके रोल नंबर किसी पे डिपेंड होता है, समझ रहे हो ना, यानी कि ए और बी और सी 3 है आपके पास, ये बी किस पे डिपेंड है ए पर और ए किस पे डिपेंड है सी पर। अगर इस टाइप की कोई कंडीशंस हो, ये एग्जांपल मैं आपको वीडियो में या फिर अलग से बता दूंगा, और मेरे पास के नोट्स भी पड़े हैं वो देख लेना, तो इसका अलग से एक बताऊंगा मैं आपको, एक प्रोफेसर आईडी है, एक स्टूडेंट आईडी है, और एक बना के मैं आपको बताऊंगा। तो एबीसी जब आपको एक शॉर्टकट में बताता हूं कि ये जो प्राइम की एट्रीब्यूट है नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट पे डिपेंड होता है, फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे उसको भी क्या कर देंगे, ए की टेबल अलग करेंगे, सी की टेबल अलग करेंगे, ए बी की तो अलग कर देंगे और ए सी की अलग कर देंगे, यहां पर 2 टेबल बन जाएंगी ए बी और ए सी, ठीक है। अब ये इस पे डिपेंड हो जाएगा और ये इस पे, या फिर ये इस पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो ये थी आपकी बायो कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर फिनिश होता है, और इसके बाद में जो अपना एक लास्ट चैप्टर जो बचा है, चैप्टर नंबर 14, उसके में प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के साथ में मैं आपको क्या करूंगा, जैसे ये यहाँ पर तो बताऊंगा ही, और इसके साथ में वैसे भी मैं आपको कंप्यूटर के अंदर भी करके दिखाऊंगा, तो वीडियो आप रेगुलर देखते रहें।